हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ कितने तरीके की होती है। ज़्यादातर लोग को लगता है डायबिटीज़ मतलब तो डायबिटीज़ में क्या है, शुगर बढ़ जाता है, वो बीमारी को डायबिटीज़ बोलते हैं। इंसुलिन बॉडी में कम हो जाता है, उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी को पता भी होता है तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में पता होता है। अदरवाइज इसके अलावा और कौन कौन से डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं, किसमें कौन सा सस्पेक्ट किया जा सकता है और किसके मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस है, इन डिफरेंस को समझना क्यों ज़रूरी है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा अनयूजुअल है। ज़्यादातर लोग को इतना ज़्यादा जानने की कोई इच्छा नहीं होती कि कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, मुझे कौन से टाइप का है। पर फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो लोग को भी डायबिटीज़ है उसको ये जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि इससे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। लोग को कंपेरेटिव एनालिसिस करने में समझ में आता है कि भाई उसको क्यों इंसुलिन चल रहा है, मेरे को क्यों दवा चल रही है, उसको क्यों ऐसा हो रहा है, उसको इतनी यंग एज में कैसे डायबिटीज़ हो गया, उसको इतनी उम्र में कैसे डायबिटीज़ पता नहीं चला। तो वो सारी चीज़ों का थोड़ा एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा अगर आप टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ को समझ सकेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और आपका सपोर्ट मिलता है, जो हमारे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला और थोड़ा सा अनकॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून फिनोमिना है जिसमें बॉडी में पैनक्रेटिक सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगते हैं, जिससे पैनक्रेटिक सेल्स मरने लगते हैं। ज़्यादातर इसमें बच्चों में और यंग अडल्ट्स में या एडोलेसेंट एज में आता है। ये 5 से 10% डायबिटिक पेशेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ये ज़्यादातर डायबिटीज़ के सिम्टम्स होंगे। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा बार पेशाब होगा, वेट लॉस होगा। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आते हैं, जहाँ पेशेंट को सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग लगती है और सडन पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। वैसे में आप शुगर लेवल चेक करते हो तो शुगर लेवल 400-500 आता है और फिर वहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिस का ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, तो इसमें पेशेंट को टैबलेट से कोई असर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टैबलेट जो हम डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में देते हैं वो इसमें असर नहीं करेंगी। आपको इसमें देखिए जो डाइट डिपेंडेंट टैबलेट्स हैं कि जिसमें शुगर का अब्जॉर्प्शन को कम किया जा सकता है, वो इसमें वर्क कर सकती है, लेकिन बाकी सब टैबलेट्स इसमें उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेंगी जो इंसुलिन के रिसेप्टर लेवल पे काम करती है। तो यहाँ पे आपको सब पेशेंट्स को ज़्यादातर इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है और इस तरह के पेशेंट्स को भी कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट रिलेटेड और सारे प्रॉब्लम्स होते ही हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी प्रेजेंट करने लगते हैं, जल्दी इनको ब्लॉकेजेस भी हो जाते हैं, जल्दी हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी बहुत अच्छा नहीं होता है। काफ़ी कम कॉमन है, 5 से 10% केसेस में ही होता है। सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मिडिल एज में होता है, ज़्यादातर 35-40 साल की आयु में होता है। 90 to 95% केसेस में जो भी डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायबिटीज़ है, जो कि उम्र दराज पेशेंट में होता है, जिसमें सेल्स में इंसुलिन का काम नहीं हो पाता है। सेल्स जिस रिसेप्टर पे इंसुलिन को काम करना चाहिए वहाँ वो काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन होता तो ज़रूर है लेकिन असर नहीं कर पाता है। तो इसमें भी सिम्टम्स और फीचर्स तो वैसे ही रहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेट होता है। ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में, वजन जिनका ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री जिनकी है, वैसे लोग को ज़्यादा होता है। इस तरह की डायबिटीज़ में आपको टैबलेट्स वगैरह सारा दिया जा सकता है। बहुत लेट स्टेज में जब बॉडी में इंसुलिन कम होने लगता है या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टैबलेट्स बिल्कुल असर नहीं करती, तो वहाँ पे आपको इंसुलिन देना पड़ता है। इस तरह के पेशेंट को लंबे समय तक आप टैबलेट्स पर चला सकते हो। सारे तरह के टैबलेट जो इसमें यूज़ होते हैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट, वो सारे इसमें एप्लीकेबल है, सब आप यूज़ कर सकते हो। चाहे शुगर को लेवल को, अब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए, चाहे आप इंसुलिन का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, चाहे इंसुलिन के रिसेप्टर लेवल पर कम करने के लिए, या किडनी में शुगर को निकालने के लिए, हर तरह के मॉलिक्यूल्स को आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको ड्रग यूजेस की या मेडिसिन यूजेस की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रेगनेंसी में फीमेल्स में, खासकर जो उम्र दराज फीमेल्स है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें यूजली ये मेटाबॉलिक जैसा ही पैटर्न होता है, टाइप 2 जैसा ही पैटर्न होता है। इसमें पेशेंट को सिम्टम्स और फीचर्स वही होंगे, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, कमजोरी, चक्कर होना, नौजिया वॉमिटिंग होना। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए डेंजरस है, जिसमें माँ का हेल्थ भी बिगड़ सकती है और बच्चे का वजन बढ़ सकता है, जिससे बच्चे को भी एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में कुछ केसेस में देखने को मिलता है। हमने इस पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि अपने चैनल पर देख सकते हैं। तो इसमें माँ के हेल्थ के लिए और बच्चे के हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बुरा है। जिनको भी होता है उनको फिर मेडिसिन और इंसुलिन से मैनेज करना पड़ता है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है, उस हिसाब से मेडिसिन देनी पड़ती है। नेक्स्ट है मोडी, यानी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, MODY। मोदी जी से कंपेयर मत करिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मोदी जी का नाम डायबिटीज़ में ले लिया।
मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, इसमें बेसिकली एक जेनेटिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है जो कि मिडिल एज में प्रेजेंट होता है। बेसिकली होता ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें पैनक्रेटिक सेल्स ही कम होते हैं, ऑटो एंटीबॉडी रिलेटेड ही होता है, लेकिन ये थोड़ा लेट प्रेजेंट करता है, 30-35 साल के आसपास ही प्रेजेंट करता है। इसमें कोई भी जीन्स जो है जो डायबिटीज़ करती है उसमें जीन में कोई म्यूटेशन होने की वजह से, जेनेटिक लेवल पर प्रॉब्लम होने की वजह से बॉडी की इंसुलिन प्रोडक्शन और इंसुलिन यूसेज में इफेक्ट पड़ता है ज़्यादातर, लेकिन ये होता थोड़ा सा लेट है कि उसमें म्यूटेशन जो भी होते हैं वो थोड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं। एक होता है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट, लाडा यानी LADA। इसके में बेसिकली ये उसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 जैसा ही होता है। बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें धीरे धीरे करके पैनक्रियास से सेल्स से इंसुलिन बनना कम हो जाता है। ये फुल बोन इंसुलिन डिपेंडेंस पर पेशेंट को आने में इसमें काफ़ी साल लगते हैं, और ये ज़्यादातर बहुत यंग पेशेंट में नहीं, मिडिल एज या एल्डरली में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा एक मोनोजेनिक डायबिटीज़ होता है, वो भी लगभग इसी तरह का होता है। इसमें भी एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से डायबिटीज़ होता है। ये भी टाइप 1 जैसा ही होता है, पर ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। इसमें एंटीबॉडी का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, पर ये ज़्यादातर अडल्ट केसेस में होता है। ये कंपेरेटिवली माना जाता है कि कॉमन है, हालांकि जेनेटिक म्यूटेशन का उतना कॉमनली एनालिसिस नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी बार अनडिटेक्टेड रह जाता है। सिम्टम्स फीचर्स ज़्यादातर वही होंगे, और इसको भी मैनेज करने के लिए ज़्यादातर मेडिसिन और इंसुलिन दोनों लगता है। इसमें मेडिसिन भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़ होता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के म्यूकस लाइनिंग्स को अफेक्ट करती है, जो कि लंग्स को भी इफेक्ट करती है, पैनक्रियास को भी इफेक्ट करती है, जिसमें बॉडी का इंसुलिन बनना कम हो जाता है, पैनक्रियाटिक सेल्स खराब हो जाते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रेयर बीमारी है, उसके पेशेंट्स में इंसुलिन प्रोडक्शन डेफिशिएंट हो जाता है। एडोलेसेंट या मिडिल एज या यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें इंसुलिन इंजेक्शन और मेडिसिन ज़्यादातर लोग को लगता है टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा ज़्यादा बिहेव करता है। इसमें लंबे समय तक पेशेंट को ट्रीटमेंट लगता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में मिलता है। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस डायबिटीज़ हो सकता है, जैसे कुछ पेशेंट अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हैं या कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे हैं, तो उनको स्टेरॉइड्स की वजह से बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाता है, जिसको स्टेरॉइड इंड्यूस डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये होता है, लेकिन ज़्यादातर इस पेशेंट में अगर आप एक बार स्टेरॉइड्स को बंद कर देते तो ये अपने आप लेवल पर आ जाता है। ये स्टेरॉइड्स का एक कॉमन साइड इफेक्ट है, काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। इसी तरह से कुशिंग सिंड्रोम में भी होता है। कुशिंग सिंड्रोम में भी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, बॉडी में जेनेटिक अबनॉर्मलिटी की वजह से, बॉडी में या ट्यूमर्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स बॉडी में बनने लगता है, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बनने लगता है। ये कॉर्टिसोल जो है वो ब्लड में इंसुलिन का एक्शन को इफेक्ट करता है, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी डायबिटीज़ आता है कुशिंग सिंड्रोम में। नेक्स्ट है कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स इसके अलावा भी हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उसमें भी डायबिटीज़ देखने को मिलती है। कोई पैनक्रियास की डिजीज़ है, जैसे पैनक्रियास में पैनक्रेटाइटिस हो जाती है, सूजन हो जाती है, पैनक्रियास सड़ जाता है, उसमें भी हो सकता है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में। और पैनक्रियास के कैंसर में भी कई बार लोगों को इसका प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज़ का। एंडोक्राइन डिजीज कुशिंग सिंड्रोम में हमने ऑलरेडी बात किया। इसके अलावा एक ग्रोथ हार्मोन की डिजीज़ है, उसमें कुशिंग सिंड्रोम में स्टेरॉइड बॉडी में बढ़ जाता है, एक्रोमेगाली में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। ये दोनों ही चीज़ें आपके इंसुलिन लेवल्स को अफेक्ट करती हैं, ये दोनों चीज़ ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाती है, तो इसमें भी लोगों को डायबिटीज़ के पूरे फीचर्स होते हैं। जब हम प्राइमरी हार्मोनल लेवल्स पे उसको करेक्ट कर देते हैं और हार्मोन का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देते हैं, तो डायबिटीज़ अपने आप चली जाती है। एक नियोनेटल डायबिटीज़ होता है, जो बच्चे को पहले 6 महीने के अंदर ही हो जाता है, जन्म से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन सिस्टम डेफिशिएंट होता है, ख़राब होता है। इसको ज़्यादातर इंसुलिन पे ट्रीट करना पड़ता है, कुछ बच्चों को मेडिसिन पर भी रखा जा सकता है, पर ज़्यादातर लोग को इंसुलिन पे ट्रीट करना पड़ता है। इसके अलावा एक रेयर डिजीज़ है, जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसे वुल्फ्राम सिंड्रोम बोलते हैं। वुल्फ्राम सिंड्रोम में भी पेशेंट को बहुत यंग एज में डायबिटीज़ हो जाता है। इसमें लोगों को विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, सुनने का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकता है, और कुछ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। काफ़ी रेयर डिजीज़ है वुल्फ्राम सिंड्रोम। तो बेसिकली आपको जानना समझना टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप 1 यंग में होता है, टाइप 2 उम्र दराज में होता है, और इसके क्या फीचर्स है वो आपको समझना ज़रूरी है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इतना आपको समझना जरूरी है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादातर को इंसुलिन लगेगा, टाइप 2 को ज़्यादातर टैबलेट्स लगेगा। टाइप 1 5 to 10% केस में होता है, जिसमें शुरुआत से इंसुलिन चालू हो जाता है और 25-30 साल तक पेशेंट को सिम्टम्स या हार्ट डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन सब चालू हो जाते हैं। और टाइप 2 में ये सारी चीज़ें थोड़ा लेट चालू होती है, वो इंसुलिन का रिसेप्टर लेवल पे काम प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए होता है। सारी तरह की टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, 90% केस में होता है। इसके अलावा कुछ जो रेयर फॉर्म्स है उसके बारे में जानना समझना थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर ये बीमारियां आपको है रेयर डिजीज, तो उसमें आपको डायबिटीज़ हो सकता है, तो ये आप जाने तो आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए।
हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है।